राही मासूम रजा का भी जो है महाभारत में उनका नाम आता है। और जहां तक मुझे याद है कमलेश्वर ने भी लिखा है। जी। तो फिल्म और वेब सीरीज को मैं दो तरीके से, आप जो कह रहे हैं, मैं संभवतः ये कह सकते हैं कि दोनों कहीं हैंड बाय हैंड जा रहे हैं। किताबों के माध्यम से कमाना असंभव है। 1% लेखक हैं जो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जी। और आज के दौर में जब किताबें पढ़ना थोड़ी धीरे धीरे कम हो रहा है, वहां पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। हिंदी पठन पाठन कम हुआ नौकरी की वजह से। जी। तो हिंदी का बाजार जो है वो छोटा होता चला जा रहा है। जी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कमर्शियल सक्सेस उस तरह की नहीं आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टॉक्स और इस सेगमेंट का नाम है किताबी बातें। यहाँ हम बात करते हैं किताबों की और किताब लिखने वालों की। और आज इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवीन चौधरी जी, जो दो बहुत ही रोचक और चर्चित उपन्यासों के लेखक हैं। उनका पहला उपन्यास जनता स्टोर दैनिक जागरण निल्सन की टॉप 10 हिंदी बेस्टसेलर की लिस्ट में रहा है। नवीन जी दैनिक भास्कर, आदित्य बिरला ग्रुप, दैनिक जागरण और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के ब्रांड और मार्केटिंग विभाग में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। आइए किताबी बातों में इस नए एपिसोड में बात करते हैं नवीन चौधरी जी से। नवीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत आभार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद शिशिर जी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करना। आप किताबें पढ़ते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जी। किसी ऐसे व्यक्ति से जो काफी पढ़ते हों। तो जब उनके साथ हम किताबों की बात करते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि कई बार हमारे को नई चीजें सीखने को मिलती हैं। जी। मुझे इनफैक्ट बहुत बार अपने ही लेखन के बारे में भी कई बार चीजें समझने में सुविधा हुई कि मैं किस तरह सोचता हूँ और उसको कैसे देखा जाता है। तो जब आप जैसे पढ़ने लिखने वाले लोग उसके साथ जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो हमारे लिए बड़ा ही वो इंटरेस्टिंग टाइम होता है कि हम खुद भी सीखते हैं काफी चीजें। जी। मैंने तो आपकी दोनों उपन्यास जो 2.5 साल मैंने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ी, आपसे बहुत दिन पहले मिली थी पर कुछ दिन पहले ही पढ़ी। और जनता स्टोर तो मैंने 2 बार पढ़ी है, मुझे बहुत ही पसंद है और मुझे पक्का ये विश्वास है कि दर्शकों को भी, जिसमें से जो लोग इसको पिक करते हैं, उन्हें पसंद आएगी। तो नवीन जी, शुरू करते हैं उपन्यास के सफर से ही इस इंटरव्यू का जी। सिलसिला। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा है, प्रश्न है कि आप मार्केटिंग विभाग और ब्रांड मैनेजमेंट से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, फिर ये उपन्यास लिखने का विचार कहाँ से आया? और दूसरा प्रश्न जो उससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि आपने उपन्यास लिखने का सोचा और उसे भी, उसकी जो पृष्ठभूमि रही वो छात्र राजनीति रही। तो हमें दोनों चीजें जी। बताएं कि पहला उपन्यास लिखने का विचार कहाँ से आया, और दूसरा ये छात्र संघ और छात्र संघ की राजनीति, इसकी पृष्ठभूमि कैसे बनी? जी। अ, उपन्यास लिखने का विचार जो है ना, इसके जवाब में हमेशा मेरे पास कभी एक्चुअल सही जवाब है नहीं। आप भाई, ये तो ईमानदारी से बता रहा हूँ, मेरे पास कोई एक सही कारण नहीं है कि मैं अचानक से क्यों आया। मैं कारण कई बार कई तरीके के बता देता हूँ। लेकिन एक चीज जो आपने, ये मेरे पीछे जो किताबें देख रहे हैं, अधिकांश मेरे इसमें से काफी कुछ मेरे पिताजी का लिखा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि लिखना पढ़ना जो है वो हमारे परिवार में वो रहा, खून में ही रहा है हमारे। मैं अपने परिवार का पहला व्यक्ति हूँ जो कि किसी प्राइवेट सेक्टर में गया और उसमें मार्केटिंग साइड में गया। तो ये एक पूरा जो है मेरा शिफ्ट था। तो कई बार ऐसा लगा नहीं मुझे कि संभवतः मैं लिखूंगा पढ़ूंगा किताब लिखूंगा, ये तो मेरे विचार में भी कभी नहीं था। जैसे बहुत सारे राइटर्स होते हैं जो बचपन से ही कविताएं लिख रहे हैं, कहानियां लिख रहे हैं, भाग ले रहे हैं, मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन किताबें मैं पढ़ता था, छोटा था तो मुझे याद है कि घर में उस समय माफी चाहूंगा, मौसम बदलने का बड़ा प्रभाव अभी चल रहा है हम लोगों के ऊपर। तो मेरे घर में मैं ठीक से याद नहीं वो गीता प्रेस की किताब थी या किसकी थी, पर रामायण कथा, महाभारत कथा, एक कृष्ण कथा थी और एक गीता थी। तो मैं उस उम्र में गीता तो नहीं पढ़ पाया, पर बाकी जो तीनों है किताबें मैंने पढ़ डाली। तो कृष्ण का चरित्र मुझे वहां बड़ा पसंद आया, कृष्ण कथा विशेष रूप से सिर्फ कृष्ण के ऊपर था। महाभारत और रामायण के बाद हमने टीवी पे भी देखा। तो पढ़ने की आप ये कह सकते हैं कहीं ना कहीं जुड़ाव जो था इन चीजों से घर में रहा। फिर बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। नौकरी के बाद मैं बिजनेस से रिलेटेड किताबें पढ़ने लगा, तो पढ़ना जो है वो आया सीन में। लेकिन एक मार्केटिंग में होने के अलावा, और मार्केटिंग का खैर एक नीड भी है, मार्केटिंग में बहुत से लोग सेल्स और मार्केटिंग को नहीं समझ पाते हैं। तो मार्केटिंग जो है वो एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, इसके ऊपर काम होता है। तो जब हम एडवर्टाइजिंग प्रमोशन ऐसी कोई भी चीज करते हैं, ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जी। एक तो ये मेरे जॉब की नीड है, बाकी ये मेरा बचपन से ही वो था कि कैसे कोई बात कर रहा है, कैसे चीजों को प्रेजेंट कर रहा है, कैसे किस चीज को देख रहा है, ये मैं हमेशा करता था। कई बार मैं अंदाजा लगाता था कि क्या ये व्यक्ति इसके बाद ऐसा करेगा। ये मेरा शौक था, बचपन से ही शौक था। ये मुझे बाद में मार्केटिंग होने के बाद समझ में आया कि और ज्यादा है।
तो आप ये कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन था ही था। ऑब्जर्वेशन है, एडवर्टाइजिंग की दुनिया में आए, मार्केटिंग दुनिया में आए, तो कहीं ना कहीं जो है वो वापस से लिखना पढ़ना, किसी चीज को प्रेजेंट कैसे करना है, ये काम का हिस्सा भी था। तो मैं ये नहीं कहूंगा एग्जैक्ट यही, लेकिन ये जो सारा एनवायरनमेंट चारों तरफ था ना, वो घूम फिर के मुझे लगता है कि वो बचपन में कहीं पढ़ने लिखने का, परिवार में वो जो संस्कार था वो, फिर ऑब्जर्वेशन की अपनी आदत। अच्छा, पॉलिटिकली भी मैं बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करता था, तो वो जो है चूंकि हम बिहार से आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश और बिहार तो ऐसा स्टेट है जहां पर मुझे लगता है कि बच्चा जन्मता है उसका पहला टीका पॉलिटिक्स का लगता है, तो हम लोग पॉलिटिक्स से जी सीखना शुरू करते हैं। तो जी राजनीति उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय था, जिसपे मुझे ध्यान है कि शायद 10वीं क्लास से मेरा इंटरेस्ट था। जी एक कारण उसका ये हो सकता है कि मेरे जो, हम जिस घर में जयपुर में रहते थे किराए पे थे, तो वहां पर अंकल जी जो हमारे मकान मालिक थे, वो और पापा जो है दोनों लोग अलग अलग अखबार मंगाते थे, जी और अखबार पढ़ने के बाद एक्सचेंज होता था अखबार, जी और फिर जो है उन दोनों के बीच में चर्चा होती थी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि दोनों जो है अलग राजनीतिक विचार के व्यक्ति थे, तो उनकी लेकिन चर्चा जो है वो चर्चा बड़ी शालीन चर्चा, उसके अंदर विषय, तो वो सब चीजें मैं देखता रहा, तो सुनता था, तो ये मुझे लगता है कि शायद वो इम्बाइब होता चला गया होगा अपने आप हमारे अंदर। जी तो राजनीति में रुचि थी। सोशल मीडिया का जब दौर आया, तो कई लोग हम लोगों को सोशल मीडिया का लेखक कहते हैं, लेकिन मैं बड़ी खुशी से उसको स्वीकार कर लेता हूँ कि हाँ, हम हैं। सोशल मीडिया के दौर ने संभवतः ये पहली बार मौका दिया कि हम बात करने लगे लोगों से। तो शुरुआती दौर में हर कोई वही करता था कि हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू ईट चावल एंड दाल, ऐसे पोस्ट हमने लिखे शुरू शुरू के दौर में। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया 1-1.5 साल के बाद कि नहीं, ये फोटो लाइक और इससे आगे की भी चीज है, आप कुछ और भी लिख सकते हैं, आप अपने विचार लिख सकते हैं। जी तो मैं यात्रा वृतांत लिखने शुरू किए, मैं ट्रैवल खूब करता था, और वहीं धीरे धीरे राजनीतिक चीजें जो हैं उनको भी मैंने लिखना शुरू किया, और मैंने देखा कि लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो राइटिंग का आप ये कह सकते हैं कि वो जो पहली बार, और जब लोग इंटरेस्ट लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप जो लिख रहे हैं क्या वो ठीक लिख रहे हैं। बिल्कुल तो एक था कि पहले आपने अड़हड़ पन्ने में कुछ भी लिख दिया, ये इंश्योर करना का एक सही भाषा में एक सही तरीके से लिख रहे हैं, ये शायद शुरुआत हुई होगी। ये सब मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि संभवतः ऐसा हुआ होगा, मतलब ये जब मैं यात्रा को पीछे से देखता हूँ, तो उस सारी यात्रा के अंदर ब्लॉगिंग शुरू हुई, ब्लॉगिंग के साथ मुझे लगता है कि लिखने का जो था शायद अंदर पहले से था कुछ, वो राइटिंग स्टार्ट हो गई, अपनी चीजों को प्रेजेंट करना शुरू हुआ। 4-5 साल ब्लॉग लिखे, और मैं, पहला ब्लॉग मुझे अपना बहुत पसंद आया था, फिर मुझे अपना दूसरा ब्लॉग पढ़ने का लगा पहला बेकार था, फिर तीसरा पढ़ने के बाद लगा पहले दोनों बेकार थे। तो ये जो है अनुभव खुद को होना शुरू हुआ कि हर ब्लॉग में मैं क्या गलती की मैंने, लिखते वक्त अच्छा लगा। जी तो शायद ये 5-6 साल में आपको समझ में आना शुरू होता है कि मैं जो लिख रहा हूँ क्या मैं अपनी बात को पहुंचा पा रहा हूँ। जी एक चीज मैंने और देखी कि मैं जिन लोगों से संवाद करना चाहता हूँ वो सब लोग जो है कृष्ट हिंदी नहीं समझते, तो मैंने अपनी भाषा पर भी इसके हिसाब से काम जी किया। तो वो जब हुआ था कि ये कह सकते हैं कि राइटिंग का जो है 2014-15 तक का दौर था, जब 2009 से 14-15 के दौर में ब्लॉगिंग के जरिए मैंने अपने राइटिंग को के ऊपर काम किया। जी जी फिर जब राजनीतिक घटनाक्रम होते थे तो हमने दोनों पक्ष देखे, जी 14 से पहले का, 14 के बाद का, और चूंकि मैं छात्र राजनीति में भी सक्रिय था, तो एक सक्रियता वैसे भी थी। तो ये जी सारा देखने के बाद मुझे लगा कि राजनीतिक घटनाक्रमों पर क्या बात की जा सकती है। तो आपका जो इसी में जुड़ा हुआ सवाल था कि छात्र राजनीति ही क्यों, तो मेरे पास जब पहला मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो 2-3 ऑप्शन थे। एक था कि क्या मैं प्रेम कहानी लिखूं, जी मैं रोमानी स्वभाव का रहा हूं, मैं भले ही राजनीतिक बहुत लिखता हूं, लेकिन मैं, तो था कि क्या मैं वैसा कुछ लिखूं। और हम लोग, आप शीश भाई इस बात से बहुत ज्यादा वो होंगे कि लिखने वाले जो है ना वो तो लिख जाते हैं, हम लोग जैसे परिवारों से आते हैं, हमारे मन में पहला सवाल आता है कि अगर मेरा लिखा हुआ मेरे पिताजी पढ़ेंगे जी तो बिल्कुल क्या सोचेंगे। तो हमें लगा कि पिताजी पढ़ेंगे, कहेंगे तो क्या लिख रहे हो ये। जी तो मैं घबरा गया, मैंने कहा नहीं नहीं अभी इसको छोड़ देते हैं। तो क्या लिखा जाए, तो क्या मैं यात्रा वृतांत लिखूं, उस दौरान मैं व्यंग्य लिखता था, क्या मैं व्यंग्य का संग्रह छाप दूं। लेकिन एक ये सीखा मैंने व्यंग्य के संग्रह के साथ, जो मेरे व्यंग्यों में कमी थी, वो व्यंग्य बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन मैं अपने व्यंग्यों को लिखने में कभी भी ऐसा नहीं बना पाया कि उस व्यंग्य को मैं आज पढ़ाऊं आपको तो जी आपको रेलिवेंट लगे। जी जैसे परसाई को आप आज भी पढ़ें, बिल्कुल परसाई आज भी पढ़ते हो आपको रेलिवेंट लगता है, तो बिल्कुल मेरे व्यंग्यों में रेलिवेंस नहीं था, वो उस वक्त की घटना के ऊपर था, उस वक्त की घटना के साथ उसका रेलिवेंस खत्म, अगले साल उसका रेलिवेंस था ही नहीं कहीं भी। जी तो मुझे लगा ये भी ठीक नहीं है, तो छात्र राजनीति मुझे ऐसा विषय लगा जो कि बरसों से चला आ रहा है,
रेलेवेंस, और लेकिन मैं इसमें रेलेवेंस कैसे लाऊंगा? तो जब उसका पहला ड्राफ्ट लिखा तो ये कहिए कि काफी हद तक उसको इस तरह से लिखा गया जैसे मैंने देखा, प्रयास किया वैसे ही डालूं, लेकिन वो बड़ा बोरिंग था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी कहानी जो मैं बताना चाहता हूँ वो कहानी असल में है नहीं। और जो दूसरा प्रश्न है कि क्या लिखा हुआ मेरा रेलेवेंस बनाता है पाठकों के लिए, क्या उनके लिए कोई संदेश है, क्या वो उसको जोड़ पाते हैं? तो मैंने उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में, जेएनयू में, चूंकि मैं उधर नौकरी करता था, तो इन दोनों विश्वविद्यालयों के चक्कर काफी काटे, छात्र नेताओं से दोस्ती करी, जो अपने पुराने छात्र संगठन के थे उनके साथ बैठ बैठ के देखा कि वहां क्या हो रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी मैंने दोबारा आके बैठना शुरू किया उन सभी ठियों पर जहां छात्र नेता बैठते थे, और मुझे ये समझ में आना शुरू हुआ कि क्या चीजें बदली हैं, क्या नहीं चेंज हुई हैं, कैसा काम चल रहा है। तो ये करके जो है वो जो कहते हैं ना कि रेलेवेंस आपकी कहानी का बनना और ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना, जी उस पर काम हुआ। और फिर 2016 की जब घटना हुई जेएनयू वाली, जी तो जेएनयू की घटना जो थी वो, उस घटना में बड़ा इंटरेस्टिंग है, लोग उसमें डिवाइड होते हैं। जी लेकिन मैं कहता हूँ उसमें डिवाइड आप हो जाइए, अगर आपको लगता है कि आप वाम की तरफ है, वाम की तरफ रहें, आपको लगता है दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो मेरा उद्देश्य कहीं ये नहीं कहने का कि उससे आपका पॉलिटिकल थॉट क्या है। उस पूरी घटनाक्रम को देख के एक चीज के लिए मैं श्योर हूं, और ये मैं आज पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, कि कोई भी पक्ष उसमें रहा हो, छात्रों की राजनीति के अलावा भी उसमें पर्दे के पीछे बहुत राजनीति जी हर पक्ष ने की। तो ये जो पर्दे के पीछे की राजनीति है हमें पता नहीं, हम तो सोशल मीडिया पे डिवाइड हो गए, मोहल्ला में चाय की थड़ी बात करते हुए डिवाइड हो गए, जी और हमने माना कि दो लड़कों के बीच की लड़ाई वो नहीं था, इसके पीछे और कहानियां होती हैं। तो वहां पर छात्र राजनीति लिखने की जो इच्छा थी वो और प्रबल हुई, कि क्या मैं छात्र राजनीति और उसके पीछे की जो पूरी कहानी होती है, पर्दे के पीछे जो खेल होता है, क्या उसको दिखा सकता हूँ। जी तो ये जो है, फिर आप ये कहते हैं कई बार मन में बड़ी इच्छा जगती है कि क्या लिखूं मैं। कई लेखक वो कहते हैं कि अंदर से आग जल रही थी, तो ये कह सकते हैं कि ये जो घटना थी उसने वो अंदर से आग जल रही कि जी अब आप लिख दीजिए, और तब ये इंश्योर हो गया कि छात्र राजनीति ही मेरा विषय है। मुझे लगता है मैंने बहुत लंबा आंसर दिया, नहीं लेकिन चूंकि हम बात कर रहे थे तो मैं समझ रहा था कि कई बार वो बड़ा वो होता है कि राइटर ने कैसे लिखना शुरू किया। जी लेकिन मैं शायद आज आपके माध्यम से मैं खुद खोजने की कोशिश कर रहा था कि मैंने कैसे लिखना शुरू किया। जी नवीन जी, आपकी उपन्यास मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और उसमें जो छात्र राजनीति की रूपरेखा है वो बहुत ही रोचक है। तो छात्र राजनीति से ही जुड़ा एक दूसरा प्रश्न पूछूंगा। पहले छात्र राजनीति को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन माना जाता था। छात्र राजनीति ने देश को प्रधानमंत्री भी दिया, मुख्यमंत्री भी दिया। असम में तो छात्र राजनीति के जरिए डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर बने। पर पिछले कुछ खासकर 2-3 दशकों में देखा गया कि छात्र राजनीति से उभर कर कोई बड़ा चेहरा नहीं आया जो नेशनल पॉलिटिक्स में एक प्रोमिनेंस गेन किया हो, एक महत्वपूर्ण स्थान पे गया हो। उस तरह का कोई नहीं आया। तो क्या वजह है इसके पीछे? क्या जो ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के जो, जिसको हम युवा मोर्चा कहते हैं, क्या ये जो लोग पहले छात्र राजनीति के में जाते थे वो लोग अब डायरेक्टली युवा मोर्चा में चले जा रहे हैं, इस वजह से छात्र संघ की राजनीति से कोई बड़ा चेहरा बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है? क्या वजह है, हम आपसे समझना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इसको एक दिन का नहीं, सिस्टमेटिक अगर हम सिस्टम को देखें, आजादी से पहले से ही हम शुरू करते हैं इनफैक्ट, तो आजादी का जो युद्ध था उसमें दो हिस्से, एक वो जो कि उम्र दराज है, समझते हैं चीजों को, अनुभव है, आंदोलन को लीड कर रहे हैं आगे चेहरा बन के, साथ में गाइडेंस दे रहे हैं। दूसरा वर्ग युवाओं का जो आजादी के आंदोलन को अक्षर में झंडा उठाकर साथ में चल रहा है, शक्ति दे रहा है। तो युवा जो है वो मूल रूप से आदर्शवादी, शुरुआत में तो हर कोई आदर्शवादी ही रहता है, बाद में बचे ना बचे वो अलग बात है। तो आजादी के समय से आप देखिए तो वो समय जो था आजादी की लड़ाई में, युवा आदर्शवादी था, उसने एक आदर्श को लेके आजादी की लड़ाई लड़ी। जी तो यहां से हमारे पास नेता बने, उन्हीं, तब छात्र राजनीति नहीं थी लेकिन युवा नेता बनने शुरू हुए। आजादी के बाद भी हमारा देश जब चेंज हो रहा था, तरक्की होनी थी, बहुत सारी समस्याएं थी, तो उन सभी चीजों के बीच में वैचारिक मतभेद शुरू हुए। तो वो चाहे कांग्रेस हो, जनसंघ हो, कम्युनिस्ट हो, सबके अंदर एक युवा वर्ग भी था जो कि आंदोलन करता था, विचार करता था, और अपने अपने पक्ष को लेकर वो बात किया करते थे। तो राजनीति में घुसना जो है, राजनीति में प्राय लोग मानते हैं कि मैं विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, यही राजनीति है। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय का अगर आप जब जो मैं पढ़ता हूं, तो राजनीति में होने का अर्थ था कि सक्रिय रूप से राजनीति में अपनी आवाज उठाना, अपनी बात को कहना, ये युवाओं का था। जो मुद्दे उन्हें चुभते थे उन मुद्दों को वो उठाते थे।
का जो दशक है, आई थिंक वो दशक आजादी के बाद युवा राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण दशक था, जहां पर कि 30 साल से चल रही सरकार को गुजरात से चिंगारी लगी, भ्रष्टाचार के विरोध में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, फिर बिहार में हुआ और वो पूरे देश में हुआ, और जेपी के आंदोलन के बाद वो युवा जेपी चेहरा थे, जेपी गाइड थे, जेपी एक एनर्जी थे। लेकिन ये जो सारे युवा थे उनके पीछे वो युवा शक्ति बने जिस युवा ने तय किया कि सरकार को बदल देना है। तो ये पहली बार मुझे लगता है कि आजादी के बाद जो है युवाओं को उस शक्ति की तरह देखा कि जो कि सरकार को बदल सकती है। तो 1947 से 50-55 की राजनीति दूसरी थी, 55 के बाद राजनीति जो बदलनी शुरू हुई वो दूसरी थी। तब वो सत्ता की तरफ फोकस पूरी तरह से होना शुरू हो गया, उससे पहले संभवतः देश को आगे बढ़ाना हर पार्टी की तरफ से। तो ये जो 74 के बाद की घटना है, मुझे ऐसा उसके बाद से मैं देखता हूँ कि छात्र संगठनों के ऊपर अलग अलग तरह के प्रभाव पड़ने लगे। छात्र संगठन एक एक विश्वविद्यालय में कैसे बढ़े इसके ऊपर ध्यान दिया जाने लगा, और ये ध्यान जो है छात्र संगठन से ज्यादा राजनीतिक संगठन में शुरू। संभवतः हर राजनीतिक संगठन को ये समझ में आ गया था कि ये जो शक्ति है ये अगर कंट्रोल में नहीं आती है हमारे, ये अगर हमारे इशारे पे नहीं चलती है तो ये शक्ति किसी भी दिन विध्वंस कर देगी। और युवा जो है जो आदर्शवादी होता है तो वो अगर कुछ चीजों को लेके उसको वाम दक्षिण कांग्रेस कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग विचारधारा के साथ वो एक दिशा में चलेगा। सबसे पहले तो उनकी दिशाएं बदलनी जरूरी थी, तो अलग अलग राजनीतिक संगठनों ने उनकी दिशाएं बदलनी शुरू की। इनके अंदर, हम इंसान हैं, हमारे अंदर लोभ लालच सब होता है, इनके अंदर जो है आंदोलन को सक्रिय राजनीति से, जो सदन की राजनीति उससे जोड़ने की शुरुआत की गई कि क्या आप वहां पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे। तो 70 के बाद वो, मुझे लगता है कि 74-75 के बाद से जो है वो धीरे धीरे उस चीज को खराब करने का प्रयास शुरू हुआ। तो 80-90 तक, और कोई चीज एक दिन में नहीं कर सकते, कुछ सालों में उसको चेंज करना शुरू किया गया। उनमें से बड़े चेहरे उठाए गए, उनको जो है राजनीति में ले जाया गया। तो जब ये कुछ बड़े चेहरे राजनीति में संघर्ष करके आगे बढ़े, तो आने वाले समय में 90 के बाद जब बाजारीकरण शुरू होती है, चकाचौंध का दौर है, क्विक फेम का दौर शुरू हुआ, टीवी चैनल्स आने लगे, तो छात्र नेताओं को भी उसके अंदर दिखने लगा कि ये हमारी अपॉर्चुनिटी है, और इसको मुझे लगता है कि हमेशा एक्सप्लॉइट किया गया। वो जो एक्सप्लॉइटेशन हुआ, उस एक्सप्लॉइटेशन में पिछले 2-3 सालों में संघर्ष करने वाले छात्र नेता नहीं, उसने वो छात्र नेता दिए जिन्होंने देखा कि कैसे मैं मीडिया में आ जाऊं, कैसे मैं यूनिवर्सिटी का चुनाव जीतूं, और इसके बाद कैसे मुझे अपने क्षेत्र से टिकट मिल जाए। उत्तर प्रदेश का दिल्ली का उदाहरण आपके पास होगा, मैं राजस्थान के, आप कह रहे हैं, मैं राजस्थान में एग्जैक्टली मुझे 2000 के बाद से एक भी छात्र संघ अध्यक्ष जयपुर का नहीं है जो कि सक्रिय राजनीति में सदन में किसी पद पहुंच पाया हो। एक बहुत बड़ा कारण यह है कि मैं आज भी आपको कई सारे आंदोलन गिना दूंगा लड़कों के, जिन्होंने आंदोलन किए, उसके बाद राजनीति में सफल हुए, नहीं हुए। एक छात्र संघ अध्यक्ष जिस साल में फर्स्ट ईयर में था राजस्थान यूनिवर्सिटी के, मैं उनको याद कर रहा था, अचानक कहीं से ध्यान आया, क्योंकि गुमशुदा है, कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन उनको मैं इसलिए पहचानता था क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए आंदोलन किया, और उस समय पुलिस ने जो लाठीचार्ज किया, उनके दोनों हाथ टूट गए, दोनों हाथ टूटे, रॉड पड़ी उसके अंदर। और तब वो कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हुआ करते थे, और जब विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बने तो मैं यूनिवर्सिटी में जाते ही मैंने वो सारे किस्से सुने कि कैसे इसने जो है छात्रों के लिए आंदोलन किया, कैसे पुलिस के डंडे खाए, कैसे फीस वाले मसले पर आवाज उठाई। वो छात्र संघ अध्यक्ष बन गए। आगे वो राजनीति में सफल नहीं हो पाए, वो अलग कहानी है। लेकिन उनके बाद के भी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने कि छात्रों के मुद्दे उठाए थे। तो 2000 तक में मैंने देखा कि ये मुद्दे धीरे धीरे उठने जो है वो राजनीतिक हिसाब से होने शुरू हुए, और उसके बाद तो अब यही हो रहा है कि मैं जीता। इस बार तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के चुनाव में बाकायदा सत्ताधारी पार्टी जो है राजस्थान की, तो उनका अपना छात्र संगठन है। मैं नाम ले सकता हूँ, मतलब ऐसा कोई बिल्कुल 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 आप ले सकते हैं। अब देखिए, जैसे राजस्थान में कांग्रेस है तो एनएसयूआई उनका संगठन, एनएसयूआई ने किसी को टिकट दिया, और पूरे देश को ये पता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में खटपट है। तो ये जो खटपट उनकी पार्टी में चल रही है, वो पूरी खटपट आप जब खबरें देखेंगे तो आपको राजस्थान विश्वविद्यालय में दिखेगी कि जिसको टिकट दिया गया वो उधर के गुट का है। ये इंश्योर किया गया कि उसकी किस तरफ निष्ठा है। जो जीता उसकी निष्ठा दूसरी तरफ थी, तो उसको टिकट नहीं मिला, तो उसके पीछे जो भी सचिन पायलट के समर्थक लोग थे वो खुल के मैदान में आए, खुल के विश्वविद्यालय में विधायकों के स्टिकर लगी हुई, गाड़ियां लगी रही। तो ये सारी चीजें जो है हमने देखी, और ये चीजें पहले ऐसे नहीं दिखा करती। बिल्कुल। वो जो राजनीति है, उस राजनीति ने यह तय किया कि विश्वविद्यालय में भी हमारे ही प्यादे हो। तो इस
छात्र नेता से आप कैसे ये उम्मीद कर पाएंगे कि कल को वो आवाज उठा पाएगा और वो जन नेता बन पाएगा? संभव तो विधायक बन जाए, कहीं से टिकट मिल जाए, वो जीत जी जाएगा, लेकिन वो आवाज नहीं बन पाएगा। और वो जो बड़ा नेता जी हम कह रहे हैं, जैसे असम में उदाहरण है हमारे पास, वो जी बड़ा नेता वो नहीं बन पाएगा कभी भी। जी तो ये मुझे एक कारण लगता है। जी। तो कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं कि जो पावर पॉलिटिक्स का गेम था उसमें जो स्टूडेंट लाइफ का, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो आइडियलिज्म होता था नवीन जी, वो कहीं खो गया। क्योंकि स्टूडेंट बिल्कुल। आइडियलिज्म से गाइड होते थे, उनकी राजनीति, उनका संघर्ष, सब कुछ आइडियलिज्म से गाइड होता था। चाहे वो वाम हो, चाहे वो दक्षिण हो, कोई भी हो। पर ये कहीं ना कहीं पावर पॉलिटिक्स में खो गया। आपने बहुत जी। अच्छे तरीके से हमें ये समझाया नवीन जी। नवीन जी, अब थोड़ी बात करते हैं साहित्य के बारे में, हिंदी लेखन के बारे में। पिछले एक दशक में हमने देखा कि एक नई तरह की हिंदी, जिसे हम सरल भाषा में बोलने वाली हिंदी देखते हैं, बोलचाल वाली भाषा जो हिंदी की होती है, उसका उपयोग करके बहुत सारे हिंदी के लेखक बेस्ट सेलर ऑथर्स बने, कमर्शियली भी सक्सेसफुल हुए। लोगों ने हिंदी के उपन्यासों को और पढ़ना शुरू किया। जिस तरह से अंग्रेजी में एक हमने एक रिवॉल्यूशन, अगर मैं कह सकूं, अगर हमने देखा, जैसे चेतन भगत ने एक नई तरीके की इंग्लिश को लिखना शुरू किया, जिसके बाद उस तरह की उपन्यासों का एक बाढ़ आ गया, बहुत सारी आई, लोगों ने पढ़ा, बहुत सारे बेस्ट सेलर ऑथर्स भी उसमें हुए। उसी तरह हिंदी में भी बहुत सारे लेखक आए। इसमें दो पक्ष है। एक कहता है इसने हिंदी भाषा के उपन्यासों को, हिंदी भाषा की राइटिंग को मासेस तक पहुंचाया। पर वहीं कहीं से साहित्य से जुड़े लोग ये भी मानते हैं कि इसने इस पूरे नैरेटिव को, हिंदी भाषा को डम डाउन भी किया है। आपको क्या लगता है इन दोनों चीज के बीच में एक्चुअली एक्चुअली चीज क्या है? इसने डम डाउन किया है पूरे नैरेटिव को, या इसने मासेस पे पहुंचा के एक अच्छा काम किया है हिंदी भाषा को? मुझे लगता है कि साहित्य में भी, जैसे आजकल राजनीति में होता है ना, एकदम लोग डिवाइड ही हो रहे हैं। जी साहित्य में वो डिवाइड चल रहा है, उन्होंने तय कर दिया कि ये हमारे नहीं है, ये खराब कर रहे हैं, जी और ये जो है बेहतरीन है। नए वाले भी इसी तरह के विचार में, नए वाले कह रहे हैं कि हम ही जो है वो साहित्य बचा रहे हैं, जी आपने खत्म कर दिया। लेकिन अगेन वही, हर जगह पे प्लस और माइनस है। क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल क्रांति का दौर है ना, तो हमारे पास चीजें ज्यादा आसानी से आ जाती हैं, जी ज्यादा उपलब्ध हो जाती हैं, और हमें भी सुविधा हुई है। जैसे मैं खुद कहता हूँ, फेसबुक से मेरे लिखने की शुरुआत हुई, तो हम सबके साथ ये एक हुआ है। तो सर, इन सबको मुझे लगता है कि कई एस्पेक्ट में देखना चाहिए। मैं जो है एक सरल भाषा को प्रेफर करता हूँ पढ़ने के जी लिए। आप जब पाठक, किसी भी पाठक हो, चाहे वो किसी प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट, हालांकि साहित्य की किसी चर्चा में प्रोडक्ट शब्द इस्तेमाल करते ही बड़ा कष्ट हो जाता है, बिल्कुल लेकिन मैं मार्केटिंग का आदमी हूं, तो इसलिए मुझे माफ किया जाए, हम प्रोडक्ट की बात करते हैं। देखिए, हर चीज को इस्तेमाल करने वाले अलग अलग किस्म के लोग हैं, वो अलग तरीके की चीजें इस्तेमाल करते हैं। उससे कई फैक्टर्स होते हैं, प्राइसिंग हो सकती है, क्वालिटी हो सकती है, जी शैम्पू कितने ब्रांड क्यों चलते, तो लोग अलग अलग तरह का शैम्पू इस्तेमाल करते हैं। स्कूटर, मोटरसाइकिल की अगर बात करें तो अलग अलग ब्रांड चलते हैं, किसी को पावर चाहिए, किसी कुछ। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हर तरह के व्यक्ति का टेस्ट डिफरेंट है, वो जो भी करता है। और इसी चीज को आप पढ़ने से देख लीजिए, आज भी महिलाओं का और बुजुर्ग लोगों का एक ग्रुप है जो कि ये रिश्ता क्या कहलाता है रोज बैठ के देखते हैं टीवी जी पे। हमें कतई पसंद नहीं आता। जी लेकिन एक वर्ग जो है वो वेब सीरीज देखता है, वेब सीरीज में भी एक वर्ग को लगता है कि बहुत गाली गलौज आ गई है, जी तो मिर्जापुर उसके बावजूद हिट हो जाती है। जी लेकिन कुछ लोग उसको नहीं पसंद कर रहे हैं, उनको गुल्लक जैसी प्यारी कहानियां भी पसंद आ रही हैं। जी तो सबका अपना अपना टेस्ट है, हमें ये समझना पड़ेगा कि इस चीज को सबसे पहले स्वीकार करना पड़ेगा। जी।